सर मुंबई अंडरवर्ल्ड को देखते हैं, जब मुंबई को देखते हैं हम, तो एक नॉर्थ इंडियंस वहाँ बड़ी संख्या में है, खासकर यूपी बिहार के लोग, जिन्हें वहाँ की लोकल लैंग्वेज में भैया कहा जाता है। तो भैया तो खासकर उन लोगों को कहा जाता है जो लेबर क्लास से बिलोंग करते हैं। और मुंबई की अगर पॉलिटिक्स की बात की जाए तो वहाँ भी आपको नॉर्थ इंडिया से गए लोग मिल जाते हैं। जर्नलिस्ट की बात की जाए तो भी हमारे साथ बैठे हुए हैं विवेक सर। अंडरवर्ल्ड में भी यूपी से गए हुए काफ़ी सारे लोगों ने एक बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया। तो वो कौन लोग हैं? अबू सलेम का नाम तो एक सामान्य तौर पे सामने आता है, लेकिन इसमें कौन कौन से बड़े किरदार रहे हैं जो उत्तर भारत से जाकर के मुंबई अंडरवर्ल्ड में अपनी एक पहचान बनाते हैं और वहाँ के समीकरणों को बदलने में भूमिका निभाते हैं? देखिए, इसको मैं यूं कहूं कि यूपी के भैया और मुंबई के भाई, ये आपकी भाषा में तो वो मतलब जो है ना, जिसको वन लाइनर कहते हैं, बिल्कुल। जैसे उसको यूं कहे कि उत्तर से आए मुंबई पे छाए, तो वो थोड़ी सी सभ्य हो गया मामला। लेकिन अभी यूपी के भैया और मुंबई के भाई वो जो है वो पर्टिकुलरली इस मामले में ज़्यादा मुफीद ज़्यादा है वो। तो उसमें अबू सालेम का नाम तो निश्चित तौर पे अमीर का जो एक छोटा सा लड़का मुंबई आता है, जोगेश्वरी में एक छोटी सी शॉप के बाहर जो है वो बेल्ट और रुमालें और ये वो सब चीज़ें पर्स वर्स बेचा करता है। और उस वक्त में जोगेश्वरी जो है वो बॉम्बे अंडरवर्ल्ड का एक अच्छा हब हुआ करता था, क्योंकि वहाँ पे शटर शेट्टी ऑपरेट करता था। हाँ, और वो जो जिस इलाके में वो था, उस इलाके में अमूमन वो पूरा का पूरा मुस्लिम घट्टो ही था, और वहाँ पे काफ़ी उस मानसिकता के लोग हुआ करते थे। तो उनके साथ में धीरे धीरे ये अबू सालेम जो है ताऊ गिरोह से जुड़ गया और उसने काफ़ी आसान मचाया। और उसका जो जीवन का सबसे बड़ा हत्याकांड है वो तो गुलशन कुमार हत्याकांड है। और दूसरी चीज़ जिसने उसको सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि दिलाई वो है मोनिका बेदी से उसका फैसला। तो वो दो चीज़ें हैं। लिस्बन में उसकी गिरफ्तारी होना अपने आप में ये बड़ी चमत्कारी को चौंकाने वाली घटना हुई थी। अबू सालेम जब वो छोटा था और यंग था, वहाँ पर ये चीज़ें खरीदने बेचने का और ये सारा सिलसिला उसका था, तब उसको अबू चिरी के नाम से पुकारा जाता था। अबू चिरी मतलब चिरगू। हाँ, ठीक है। और उसके बाद में वो जब वो हथियारों की सप्लाई करने लगा था तो उसका नाम बदल करके अबू सामान हो गया था। अबू सामान होने के बाद में जब वो अबू सालेम बना तो गैंग में उसने एक पोजीशन हासिल कर ली। तो फिर उसके बाद में अबू भाई हो गया। फिर उसके कुछ समय बाद उसका नाम जो है उस स्तर पे आने लग गया, अबू सालेम। तो उसका नाम छुपाने की ज़रूरत महसूस होने लग गई, तो उसको जो है उसके गैंग के साथियों ने कैप्टन कहना शुरू किया। तो अबू सालेम उर्फ कैप्टन हो गया। फिर बाद में जब मोनिका बेदी उससे जुड़ी तो मोनिका ने उसको फ़ोन के ऊपर जो है सरदार कहना शुरू किया, ताकि लोगों को ये पता न चले ट्रैप हो रहा हो तो पता न चले कि किस रिकॉर्डिंग हो रही है। तो वॉइस है ना हमारे पास, उससे तो हमें मालूम ही है, उसका नंबर भी है, हमें पता है कि तो बचने की कोशिश करता है अपनी तरफ से। लेकिन ये कि सामने बैठे हुए 5 लोग हैं तो मैं किससे बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ उनको बताना चाहिए। वो एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि हाँ अबू बोलो, हाँ अबू सालेम बोलो, ऐसा तो नहीं हुआ। हाँ सरदार कैसे हो, क्या है। अब सरदार जो है वो कोई सिख भी हो सकता है, कोई मुसलमान भी हो सकता है, कोई दूसरा हिंदू किसी कास्ट का या जाति का हो सकता है, कोई क्रिश्चियन भी हो सकता है। तो सरदार टाइटल होता है उसकी। तो वो उस तरीके से बात किया करती थी। लेकिन अंडरवर्ल्ड में दाऊद गैंग के अंदर जो है कुछ लोग, खासतौर से छोटा शकील और उसकी टीम जो है, वो अबू सालेम को चिकना बोलते थे। जब छोटा शकील की रिकॉर्डिंग चल रही थी, फ़ोन सुने जा रहे थे और उसके कुछ लोगों के मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के द्वारा, तो उसमें बीच में उनको ये सुनाई देता था कि चिकना इधर चला गया, चिकना उधर है, चिकना के पता नहीं चल रहा है कहाँ गया, चिकना को देखो, चिकना पे वॉच रखो, चिकना का ऐसा, चिकना का वैसा। पुलिस वाले परेशान और उनसे ज़्यादा मेरे जैसे बंदे परेशान, कि साले ये चिकना है कौन? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चिकना नाम से मुंबई अंडरवर्ल्ड में कई थे। नहीं, मुंबई अंडरवर्ल्ड में जो चिकना थे उनके पीछे ये क्यों परेशान होंगे? वो तो उनके कड्यूट्स हैं।
और हमारे सामने चिकना के रूप में सिर्फ एक ही व्यक्ति था जिसका नाम था ऋतिक रोशन। अच्छा, जो फिल्म इंडस्ट्री के जो जितने भी नाम हैं उनमें जैसे गोविंदा हैं, उनको डी कंपनी जो है नजैया बोलती थी। अच्छा, तो वैसे ही डी कंपनी ने इसका ऋतिक रोशन का नाम चिकना रखा हुआ था निकनेम। और उसकी जो पहली फिल्म आई थी ऋतिक रोशन की, तो उसकी डीवीडीज हासिल करने के लिए उस वक्त जो राकेश रोशन पे गोलीबारी हुई थी वो सारा सिलसिला, तो तभी से उसको वो चिकना बोलते थे। तो हम ये मान के चल रहे थे कि चिकना ऋतिक रोशन के लिए बात हो रही है, और ये लोग ऋतिक रोशन के पीछे पड़े तो क्या ऋतिक रोशन की जान को खतरा है। फिर हम लोग जब ट्रैक करते थे तो पता चलता था ऋतिक रोशन तो फलानी जगह शूट कर रहे हैं, वो तो लॉस एंजल्स में नहीं है, वो तो यूरोप में नहीं है, वो तो यहाँ नहीं है। तो ये सारे पड़े किस चिकना के पीछे हैं। बाद में जब उसकी अरेस्टिंग लिस्बन में हुई तब ये पता चला कि असल में चिकना इसको बोला जा रहा था, अबू सालेम को। तो ये है अबू सालेम का पूरा ट्रैक उसमें कि जो इसके अलावा और कौन से रहे हैं? मुन्ना बजरंगी ने मुंबई में बहुत घमासान मचाया है, कई मर्डर किए हैं, उनमें उसका हाथ रहा है। और दाऊद गैंग के लिए भी वो सुपारी ये करके हत्याएं करता रहा है। फिर आपके सुभाष सिंह ठाकुर उर्फ एसटी उर्फ बाबा, वो उसका तो कांड जो है वो आज भी उसी गूंज सुनाई देती है। जय अस्पताल में उस करके जो AK-47 चलाई गई थी, और उस कांड में अनूप अबली गैंग का जो शूटर था शैलेश हल्दरकर और उसका एक साथी विपिन शेरे, वो दोनों जो है जेल उसमें कस्टडी में थे, हॉस्पिटल के कैदी वार्ड में भर्ती थे। और उसको मारने के लिए जो है इसे कहा गया था, तो सुभाष सिंह ठाकुर को, सुभाष के साथ में और भी जो 3-4 लोग थे जिसमें कि बच्ची पांडे भी थे। बच्ची पांडे भी उत्तर प्रदेश के हैं और वो भी इस कांड में शामिल थे। उनकी सजा पूरी हो गई है, अब तो वो भी छूट करके वापस मुंबई के कल्याण इलाके में रह रहे हैं। तो ये सारे के सारे लोग जो हैं दाऊद गैंग के लिए इन लोगों ने ये सुपारी किलिंग की थी। सुभाष सिंह ठाकुर ने इसके अलावा बहुत सारी और किलिंग्स की हैं और ये सब किया है। और उसके बाद में जो है गिरफ्तारी होती है, फिर तिहाड़ में रहते हैं, फिर उसके बाद बनारस जेल में रहते हैं। वहाँ से फिर वो अपने आप को बीमारी के नाम के ऊपर BHU के रूम में रहते आए 5 साल तक। फिर कुछ शिकायत हो गई तो फतेहगढ़ जेल भेज दिया, और फतेहगढ़ जेल में उनको बहुत परेशान किया जा रहा था वहाँ के जेलर द्वारा। तो फिर उसके कारण ही संभवतः मुझे ऐसा महसूस होता है, या मेरे जो सोर्सेस कहते हैं, कि उसको वहाँ से परेशानी से बचाने के लिए भाईंदर में जो बिल्डर के मर्डर का केस था उसके कारण जो है उसको वापस मुंबई शिफ्ट करवा दिया 1 महीना पहले ही। तो वो है। फिर उसके अलावा काशी पासी है इलाहाबाद के, और काशी पासी के अलावा एक बच्चा पासी भी हैं। ये लोग भी इलाहाबाद से जा कर के और मुंबई में एक्टिविटीज़ किया करते थे। छोटा राजन गिरोह से जुड़े हुए थे, और छोटा राजन के साथ सीधे उन लोगों का संपर्क हुआ करता था। ऐसा जो है मुंबई पुलिस का दावा हमेशा सामने आता रहा है। और एक मुकदमा जो है अभी भी बच्चा पासी का चल रहा है, जो मुंबई के अदालतों में हत्याकांड से लोग के संबंध में। और बाकी ऐसे काफ़ी सारे और भी लोग रहे हैं। सोनू मोनू नाम के 2 बड़े खतरनाक शूटर रहे हैं, जो उनके ज़रिए भी आजमगढ़ गई थे, और उन लोगों ने वहाँ आकर के भी काफ़ी सारी मतलब हत्याओं में वो लोग उन्होंने शिरकत की है। तो इस तरीके से ये कुछ बड़े बड़े नाम हैं मोटे मोटे जो मैंने बताया। एक नाम मेरे दिमाग से छूट गया था, वो है प्रकाश पांडे उर्फ बंटी पांडे। बंटी, अच्छा, उत्तराखंड वाला। तो भाई वो तब तो यूपी से ही आया था ना, उत्तराखंड से थोड़ी आया था। तब एकीकृत उत्तर प्रदेश का निवासी था वो। तो हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में यानी उसका जो इलाका है वहाँ उसका नाम प्रकाश पांडे असली है, और उसको PP कहा जाता था, और उसके गैंग को PP गैंग या PP कंपनी बोलते हैं। तो वो छोटा राजन के साथ जुड़ गया होगा वहाँ पे आकर के, और जब यहाँ उसको काफ़ी खतरे महसूस होने लगे तो उम्मीद ही आ गया था। फिर मुंबई में तो ये होता ही है ना कि जो समान विचारों के लोग हैं वो अपनी सौलत में वैसी वो उनके साथ जुड़ गया, और फिर उसने काफ़ी हत्याकांड किए, सब कुछ किए।